हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके क्लास 10th आईसीएसई के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। राइट। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे इसमें। मोस्टली आपकी थियरी और वो जो होते हैं न्यूमेरिकल्स होंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे। और आप ना कोशिश करा करो, जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करके देखो। राइट। और उसके बाद में जो हम करेंगे, जैसे आगे सोल्यूशन करेंगे, तो आप उससे मैच कर लो। राइट। और इसकी पीडीएफ का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के एंड में लिंक इसका मिल जाएगा। राइट। अभी देखो, शुरू करते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, हाउ मच वर्क इज डन बाय द बॉडी। तो देखो, आपकी बॉडी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट के अबाउट मूव कर रही होगी, और जो इसका फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। फोर्स आपका लग रहा है, और आपका बॉडी का मूवमेंट कैसा है, ऐसा है। राइट। तो जो आपका फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जब आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है उसके ऊपर हमेशा, ऐसा। ये रहा आपका सेंटर, इधर को लग रहा है फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट किधर है बॉडी की, अगर कोई कहीं पे भी हम रेडियस बनाएंगे वो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट। और हमारा फोर्स होता क्या है, एफ इक्वल टू, सॉरी एफ नहीं, वर्क आपका क्या होता है, आपका वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करो। कॉस जीरो कितना होता है आपका, ओ सॉरी कॉस 90 कितना होता है आपका, जीरो। राइट। तो इसलिए डब्ल्यू आपका कितना आ जाएगा, जीरो। फोर्स इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ कुली एक्स कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप अ स्लोप एंड अनदर कुली वाई कैरिंग द आइडेंटिकल लोड ऑन हिज हेड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, हु डज मोर वर्क। अभी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका एक कुली कुली एक्स है और एक आपका कुली वाई है, इसके आपका कुली है जो, उसके हेड के ऊपर एक लोड है। जो तो आपका वाई वाला है वो क्या होगा, अगर तो ये वाई वाला है तो आगे को जाएगा वाई, और एक्स वाला आपका ऊपर जाएगा। राइट। नोट कोई ना, अच्छी सी जगह पे करते हैं, यहाँ पे ज्यादा मैस सा क्रिएट हो रहा है, मैं ज्यादा जूम करके इसको करता हूँ। राइट। यहाँ पे अभी मिल जाएगी जगह, ये देखो, आपका एक है एक्स, दोनों के सिर पे ऐसे बाहर है, ये आपका एक्स, ये यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर को जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एट द एंड। ठीक है, एक्स है ये भी, और उसके सर पे कुछ है। ठीक है। और आपका एक है वाई, इसके भी सर पे बाहर है, ये क्या होगा, यहाँ से आगे जाएगा और बस वहाँ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा। अभी ये देखो, जो वेट है ऊपर जो इन्होंने सर पे रखा हुआ है, वो तो वेट तो नीचे को लग रहा है, आपका वेट तो नीचे को लग रहा है उसका, तो आपका, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना, वो आपके सर पे है, और आप ये वाला वाई वाला आगे को जा रहा है, फोर्स नीचे को है, वो आगे को जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या, परपेंडिकुलर, वर्क क्या हो गया, जीरो। सेकंड वाले में क्या है, फोर्स नीचे है, और ये अगर देखा जाए आगे को भी गया और ऊपर को भी गया, क्योंकि स्लोप पे था तो ऊपर को भी गया है ये, तो ये इतना ऊपर भी चला गया, तो वर्क, सॉरी फोर्स नीचे और ये गया ऊपर, तो इसने वर्क करा। राइट। क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स नीचे था, वर्क डिस्प्लेसमेंट हुई ऊपर को, तो इसने वर्क करा है। राइट। तो स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच पावर स्पेंट बाय अ सोर्स डिपेंड्स। तो पावर आपका होता था क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क अपॉन टाइम। तो किस किस पे डिपेंड करेगा, पावर आपका क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क पे ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना। भी याद रखो, जो वॉट होती है वो यूनिट ऑफ होती है पावर की, और वॉट आर होता है यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। वॉट अगर पावर है, और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा आपका, वर्क। और वॉट इंटू आर, तो वॉट आर किसका यूनिट होगी आपकी, वर्क की। राइट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, याद रखना है, ये आपका क्वेश्चन भी है, भी डिफरेंशिएट बिटवीन वॉट एंड वॉट आर। अभी देखो,
A man spends 6.4 kilojoule energy in displacing a body by 64 meter in the direction in which he applies force। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था उसकी तरफ ही उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर हम देखें, ये बोल रहे हैं इधर को लग रहा था फोर्स और इधर कोई हुई है डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर थीटा कितना है हमारा 0 और कॉस 0 कितना होता है आपका 1। ठीक है, तो इन्होंने पहले पूछा है फोर्स, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे हम। कैलकुलेट करना है फोर्स अप्लाइड। W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा, हमारा कितना आ गया 1। आपका वर्क कितना था 6.4 इक्वल टू एफ, और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, किलो जूल है वो, किलो जूल 6.4 किलो जूल्स, 6.4 किलो जूल्स और 64 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। 6.4 इंटू 1000 है ना, किलो जूल्स था, और इक्वल टू 64 इंटू एफ। तो आपका एफ कितना आ गया 100 न्यूटन, राइट। दूसरा क्या पूछ रहे हैं वो, दी पावर स्पेंट इन हॉर्स पावर। अभी देखो, पहले तो पावर, नॉर्मली पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर कितना आएगा। दूसरा पार्ट है पावर, पावर का होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना था 6.4 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम कितने लगाया उसने 2.5 सेकंड्स, 2.5, और ये आपका आया वॉट में। ठीक है, और आपका 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वॉट, 746 वॉट होता है, 746 वॉट। तो आप वहां से कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, इसको जितना वॉट में आया पर यूनिटरी मेथड लगा के कर लेना। तो आपका आ जाएगा 3.43 हॉर्स पावर। वो देखो, पावर ऑफ अ मोटर, पावर बता दी इन्होंने। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ ना, अभी देखो याद करो, हमने ये भी करा था कंसेप्ट। पावर आपका क्या होता है, फोर्स इंटू स्पीड होता है ना। अभी लोड है आपका 2000 न्यूटन का, मतलब इतना फोर्स लगाता है आपका लोड, मतलब इतना जो लोड है आपका, लोड भी तो फोर्स ही होता है ना। तो लोड आप कितना है, पावर आपकी 40 है, और ये बोल रहे हैं किस वेलोसिटी व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज। ठीक है, तो हमने स्पीड निकालनी है। तो पावर कितनी है 40 किलो वॉट है, 40 इंटू 10⁻³ 3 की जगह पे आप इसको ऐसे करके 1 2 3 इक्वल टू फोर्स कितना है 20,000 इंटू वी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2। तो आपका वी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। A pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 seconds। ठीक है, द वर्क डन 500 kg वाटर वो 80 मीटर डेप्थ से निकालता है। तो सबसे पहले हमने वर्क निकालना है। वर्क डन हमारा कितना है, इसने यहाँ पे वर्क क्या करा है mgh, है ना। फोर्स कितना है आपका, फोर्स है mg 500 इंटू 10, मोस्टली हम जी को 10 ले लेते हैं, वैसे ये 9.8 होता है। और आपका एच कितना है 80। फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया ना हमने। 2 मिनट यार, ये आपका 80, राइट। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वर्क। ठीक है, दूसरा क्या है, पावर एट विच द पंप वर्क्स। तो पावर कितना हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। ये वर्क आपका, पावर कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 2 मिनट, 500 इंटू 10 इंटू 80 अपॉन
टाइम कितना था, 10 सेकेंड्स अपॉन 10, तो ये गई है आपकी आगे पावर। अभी द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%। अभी देखो पावर रेटिंग, उसके ऊपर कोई पावर रेटिंग होगी, राइट, और एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 40%। ये हमारी पावर कितनी आई है, ये हमारी पावर कितनी आई है, 40 किलोवाट आ गई हमारी ये पावर। अगर इसको कैलकुलेट करके देखोगे 40 किलोवाट आपकी यहाँ से पावर आ चुकी है। और देखिए हमारी इसने पावर 40 किलोवाट दी है, और पावर रेटिंग ऑफ द पंप हमने निकालनी है इफ इट्स एफिशिएंसी 40, तो 40%। अभी देखो एफिशिएंसी आपकी है 40%, तो ओरिजिनल पावर जो आपकी ये पावर रेटिंग होगी, कुछ पावर रेटिंग इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू 40 किलोवाट आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर एक पावर रेटिंग दी हुई है भी इतना पावर ये दे देता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी तो 40% ही है, तो उस हिसाब से, लेकिन और हमें मिला कितना है, 40 किलोवाट। तो पावर रेटिंग इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू 40 किलोवाट। तो अगर देखा जाए तो ये कितना है, पी इंटू 40% इक्वल टू 40 किलोवाट। और यहाँ से आपका पी कितना आ जाएगा, पावर रेटिंग कितनी आ गई, 100 किलोवाट, राइट। यहाँ से ये भी देख सकते हो ना एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट, है ना, ये था यूजफुल पावर और ये था पावर इनपुट। देखो इट टेक्स 20 सेकंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइंब अप द स्टेयर्स व्हाइल अनदर पर्सन बी ऑफ सेम मास डज द सेम इन 15 सेकंड्स, कंपेयर द वर्क। अभी देखो वर्क डन तो दोनों सेम ही करेंगे। इन्होंने वो क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ क्लाइंब करी हैं, राइट, उन्होंने स्टेयर्स क्लाइंब करी हैं। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक गए हैं दोनों, तो ये अगर डिस्टेंस दी है, तो दोनों ने वर्क तो उतना ही करा है। समझ रहे हो ना, उसका भी उतना ही वर्क लगा है और उसका भी उतना ही वर्क लगा है, क्योंकि दोनों का मास सेम है ना। हाँ दोनों का मास सेम है ना, तो एम जी एच वर्क ही करेंगे दोनों। और दूसरा क्या है, पावर, दोनों का वर्क सेम है, तो वर्क पी वन क्या है, वर्क अपॉन टाइम होगा। तो अगर पावर का करा जाए पी ए अपॉन पी बी करे, अगर हम पी ए ओवर पी बी क्या है आपका, डब्ल्यू ओवर टी ए अपॉन डब्ल्यू ओवर टी बी, ये हमारा सेम था, तो ये आपका कितना निकल आएगा, पी ए अपॉन पी बी कितना आ गया, टी बी अपॉन टी ए, और ये कितना है 15/20, तो आपका ये कितना आ गया, इक्वल टू 3/4। समझ गए ना कैसे करा, तो ये देखो आंसर भी आपका है 3/4। अभी अ बॉय ऑफ वेट इतना क्लाइम्स अप 15 स्टेप्स ईस्ट 15 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड्स, और गर्ल 20 kgf की है और उसने 5 सेकंड में करा। सबसे पहले बोल रहे हैं वर्क डन। अभी देखो यहाँ पे वर्क अलग आएगा, वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट, आपका वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है, एम जी, डिस्प्लेसमेंट एच, है ना। तो जो तो आपका बॉय है, फॉर बॉय डब्ल्यू बॉय कितना है, 40 टाइम्स ऑफ 15 स्टेप्स, जो कि 8 और 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, जो कि 15/100 आ गया, ठीक है। इन्होंने सीधा वेट ही बोल दिया, राइट, तो वो ही आपका फोर्स है, राइट। और गर्ल के लिए कितना है, 20 इंटू 15 समझ गए ना, 15 स्टेप्स है, और 15 सेंटीमीटर एक स्टेप की हाइट है, और उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर देखा जाए तो डब्ल्यू बी
ओवर डब्ल्यू जी कितना आ गया आपका 2/1। ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं पावर डेवलप्ड। अभी बी के लिए पावर कितनी हो जाएगी, दोनों अब बी के लिए 10 सेकंड्स, तो जितना बी का वर्क है अपॉन 10 सेकंड्स, और जितनी गर्ल की वर्क है अपॉन 5 सेकंड्स, उसकी पावर हो जाएगी। दोनों का आप रेशियो ले हुए तो 1:1 आ जाएगा। अब फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर along the inclined plane making an angle of 30 with the horizontal as shown। ठीक है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। ये 5 मीटर है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय द फोर्स कितना है आपका 15। आपका वर्क डन बाय फोर्स कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऊपर ही करते हैं 2 मिनट इसको ना। तो देखो जिधर फोर्स है उधर कोई तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर को, राइट, और वो 5 मीटर। तो आपका फर्स्ट क्या आएगा 15 × 5। ठीक है। सेकंड क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसी हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी ऊपर को भी हुई है। तो अगर ये 5 है, ये 30 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 3। ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो इसका कितना होगा mg × 3। एम उन्होंने ऊपर दिया होगा और जी की वैल्यू आप 10 पुट कर देना। ठीक है। विद द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यही जो ऊपर है यही तो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दोनों सेम है, दोनों का बस साइन डिफरेंट है। ठीक है। ये हो रहा है नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, पहले उन्होंने फोर्स पूछा, पहले उन्होंने वर्क नहीं पूछा। पहले उन्होंने पूछा फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना, तो वो एम जी ही है बस, m × g। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा mg × 3, राइट। और अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन आंसर्स 1 और 3, ये आप डिफरेंस ले सकते हो उनका, राइट। ब्लॉक ऑफ mass 30 kg is pulled up a slope with a constant speed by applying a force इतना parallel to the slope। ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट कितना आपका क्या हो जाएगा 200 × 3। डिस्प्लेसमेंट जिधर जिधर को फोर्स लग रहा है उधर को डिस्प्लेसमेंट हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी mg इंटू पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये वाला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना, यहाँ से ये देखो, यहाँ से यहाँ तक गया ही पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। और mg कितना पहले से उन्होंने 200 दिया हुआ है, नहीं सॉरी 200 तो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इन्होंने वो उसका दिया होगा वेट 30 kg। तो ये कितना आ जाएगा mgh, राइट। ये आ जाएगा mgh, तो ये आप पुट कर लेना 30 × g × h, जो कि 1.5। ठीक है। उसके बाद क्या है अकाउंट फॉर द डिफरेंस। ठीक है। वेयर लाइट मास एंड अ हैवी मास हैव इक्वल मोमेंटम विच विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम सेम है दोनों का, एक लाइट है एक हैवी है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अभी दोनों के लिए p सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। m ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी कम। तो वहां से आप देख सकते हो। स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग। अनवाइंडिंग ऑफ वॉच स्प्रिंग क्या होगा, ऐसे था, अभी अनवाइंड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी बन गई। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी सन से आती है, वो केमिकल एनर्जी बनती है। चार्जिंग ऑफ बैटरी में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी केमिकल एनर्जी जो बैटरी में स्टोर होती है। रेस्पिरेशन में क्या है, केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है और थोड़ी बहुत हीट में। लाउड स्पीकर में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है साउंड में, है ना, हम जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है और वो लाउड स्पीकर से साउंड एनर्जी में बाहर आता है। और माइक्रोफोन क्या है, हम बोल रहे हैं, हमारी साउंड एनर्जी उसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जा रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट practically possible to convert a form of energy completely in the other useful form? नहीं।
कभी भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बिल्कुल उतना एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है एनर्जी का, और वो भी एनर्जी की फॉर्म में लॉस होता है ऑफ कोर्स, राइट। और जो अनडिजायरेबल एनर्जी जिसमें लॉस हो रहा है मोस्टली होती है हीट, कभी कभी साउंड। ठीक है, हीट फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, साउंड जैसे मान के लो एक बॉल आपने छोड़ा, वो नीचे जाकर टप हुआ, अब जब टप हुआ नीचे, और नीचे जब भी वो नीचे गया और वापस वो थोड़ी हाइट तक ही ऊपर आएगा, राइट, उतना ही ऊपर नहीं आया, क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत आपकी किनेटिक एनर्जी वो साउंड में कन्वर्ट हो रही है, जो टप साउंड हुई थी उसमें कन्वर्ट हो गई, राइट। और ऐसी जो एनर्जी जो अनडिजायरेबल होती है उसको हम डी ग्रेड एनर्जी भी बोल देते हैं, डी ग्रेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हो डी ग्रेड। अब ये बॉडी ऑफ मास 5, अब यार हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा हो, अभी क्या हो रहा है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेशन ही है, तो यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, राइट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, ये आपने क्वेश्चन देखा, अभी आप पॉज करो और इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर टू 4 मीटर। कैलकुलेट हमने क्या करना है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहली बात। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है? mgh, है ना। तो लॉस कितना होगा? mg, पहले कितनी थी? mg इंटू 10 माइनस mg इंटू 4 तक आ गई, तो ये कितना हो गया? mg इंटू 6। m को पुट करो, g को पुट करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। अभी देखो हर इंस्टेंट पे बॉडी की एनर्जी, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी ना, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती रहेगी कनेटिक में, और पोटेंशियल प्लस कैनेटिक हमारा कितना होगा? पोटेंशियल प्लस कैनेटिक हमारा कितना होगा मैकेनिकल एनर्जी में? तो सबसे ऊपर जहां से हमने छोड़ा है वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी होगी? टोटल एनर्जी आपकी वो सबसे पहले वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि क्या था? mg इंटू 10। ठीक है, समझ गए ना क्यों? ये हमने नोट्स में भी करा था। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बाकी आपके फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थोड़ा बहुत चेंज होते रहेंगे, राइट। अभी देखो अगला क्या है? हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम टू गिव इट अ मोमेंटम ऑफ इतना। अभी देखो यही बात, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पी स्क्वायर ओवर 2m। अब अगर बॉल स्टेशनरी थी, वहां से थोड़ा बहुत आगे को मूव हुई है, तो आपने वर्क करा होगा, और वो अभी स्टेशनरी से अभी मूविंग पोजीशन में है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है, जो आपने वर्क दिया वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया, राइट। तो वही बात है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी आपने कितना दिया, कितना काइनेटिक एनर्जी, बट जितना काइनेटिक एनर्जी एट द एंड बना है वही तो आपने वर्क दिया है ना, तो वो क्या होगा? 5 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 50 ग्राम है, ध्यान रखना, 50/1000, तो ऊपर आ जाएगा, राइट, 50 into 1000, ऐसा। तो ये आपका 250 जूल आ जाएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी स्पीड दे दी, उसका मास दे दिया। इफ इट पेनिट्रेट्स अ फिक्स्ड टारगेट विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। ठीक है, एक फिक्स टारगेट था जो अभी जिसके, जब भी उसके अंदर घुसा तो वो एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, उसको अंदर घुसने नहीं दे रहा। कांस्टेंट फोर्स कितना है? 1000 न्यूटन का। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सबसे पहले बात, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूछी है इन्होंने, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल कितनी है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितना है? 5 ग्राम, 5/1000, और v स्क्वायर, v कितना है? 500 मीटर्स, और इसका है स्क्वायर। एक दो, एक दो, एक, एक, राइट। 50 और ये हो जाएगा 25, 25 into 25 कितना हो गया? 625 जूल्स, राइट। बी क्या है? द डिस्टेंस थ्रू विच द बुलेट हैज पेनिट्रेटेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो इसके पहले काइनेटिक एनर्जी थी और इसके ऊपर अभी रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, तो वो उसको रोकना चाह रहा है, राइट। तो क्या होगा आपका? एट दिन जाके वो रुक जाएगी, राइट। तो आपके एट दिन एनर्जी हो जाएगा 0। तो ये क्या है? 6, सॉरी,
625 माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट नंबर डी, इसको डी रखो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। 625 माइनस फोर्स, फोर्स सॉरी आपका फोर्स दिया हुआ है और हमने डी निकालना है, और इसको इसलिए उधर ले जाओ 1000 इंटू डी, तो यहाँ से आपका डी आ जाएगा। डी इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर, है ना? हाँ, 62.5 सेंटीमीटर। With the speed with which the target bullet merges out of the target if the target is of thickness 0.5 मीटर। अभी अगर 0.5 मीटर का होता तो उसके पास टोटल एनर्जी जीरो नहीं होनी थी, तो क्या होना था फिर? 625 यार 625 माइनस 1000 इंटू 0.5, ये आपकी टोटल एनर्जी एट दिन बच जानी थी, और ये किसके इक्वल होना था? हाफ एम वी स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? एक बुलेट आ रही थी जिसके पास पूरी अभी किनेटिक एनर्जी है, एक बोर्ड है उसके बीच में टकराई, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक वो बाहर निकलेगी उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है जो उसकी एनर्जी को डिक्रीज करता जा रहा है, और बाद में वो बाहर निकल गई। अभी यहाँ पे उसके फाइनल किनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे उसकी इनिशियल थी, और यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स की एनर्जी को कम कर रहा था। तो इनिशियल माइनस जो ये एनर्जी का डिसिपेशन हुआ है, जो कम कर रही है उसने एनर्जी, और जो फाइनल है वो इसके इक्वल ही होगा। ये फाइनल है हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए ना हो क्या रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सही वाला क्वेश्चन है ये। तो माइनस हो के यहाँ से आप उसका वी निकाल सकते हो। समझ गए ना हुआ क्या है? बुलेट ऑफ 50 ग्राम is moving with a velocity of 500 मीटर पर सेकंड. It penetrates 10 सेंटीमीटर into a still target and comes to rest. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कैलकुलेट द किनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय द बुलेट। सबसे पहले तो ये तो ऊपर वाला केस ही हो गया काइंड ऑफ, है ना? ऊपर वाला केस ही है। बुलेट ऑफ 50 ग्राम मूविंग विद, अच्छा ऊपर 5 ग्राम थे, यहाँ पे 50 ग्राम बस। पहले हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा? 6250 जूल। दूसरा क्या है? द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफ इट, तो ये आपका 6250, जब किनेटिक एनर्जी थी एट दिन सारी लूज हो गई और फिर जाके रुक गई, तो वो क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स था आपका, तो 10 सेंटीमीटर था, और अपॉन ये 100 था, तो उधर चला जाएगा, तो फोर्स आपका कितना आ गया? 62500 न्यूटन। समझ गए ना कैसा हो रहा है ये वाले क्वेश्चन? ये रिटार्डिंग फोर्स वाले, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो देखो, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी आपकी तभी कंजर्व रहेगी जब लॉस नहीं हो रहा, कोई भी फ्रिक्शन में या फिर साउंड में, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही। द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एक्सेट्रा। आपके पास बॉल है, आप कभी ट्राई करना, आप उसको छोड़ो, वो नीचे टकराएगी, जहां पे आपने छोड़ा था ना वहां तक ऊपर नहीं आएगी वो। तो आपका लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि आपके सारी जगह एयर है। सबसे पहले तो जब वो नीचे जा रही थी एयर का रेजिस्टेंस लग रहा था। दूसरी बात, जब वो नीचे टकराई आपको आवाज आई, तो साउंड एनर्जी में डिसिपेट होगी। ठीक है, तो वहां पे आपका लूज हो गया सारे का सारा, काफी मतलब सारे का सारा नहीं, काफी ज्यादा आपकी मैकेनिकल एनर्जी वहां पे लूज हो। तो देखो, शो दैट द सम ऑफ kinetic energy and potential energy is always conserved in case of freely falling body under gravity from a height h by finding it when the body is at the top, the body has fallen distance x and the body has reached the ground। तो इसको थोड़ा जूम करके जगह ज़्यादा मिल जाएगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट रखो। एच है हमारा यहाँ पे 0, यहाँ पे है h/2,
और ये है टोटल आपका एच। अभी आपने यहाँ से करा है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है आपकी? 2 मिनट। पोटेंशियल एनर्जी आपकी है mgh, किनेटिक एनर्जी है आपकी 0। ठीक है, तो अभी जब आप बीच में आ गए तो यहाँ पे पहले आप लगाओ S इक्वल टू, नहीं V इक्वल टू, ऐसे लगाओ V इक्वल टू U प्लस ए टी। नहीं तो पहले हमें यहाँ पे टी निकालना पड़ेगा। आप ये लगाओ, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। यू था आपका 0, तो वी क्या है आपका? अंडर रूट 2as, राइट। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका v1 होगा, यहाँ पे आपका v2 होगा, ठीक है। तो v1 आपका कितना है? अंडर रूट 2 ए पुट करो, हमारा कितना है? ए क्या, ए है ग्रेविटी का एक्सेलरेशन नीचे को, राइट। जी जो कि है 10, नहीं तो जी ही पुट करो, वैसे तो उसको जी ही रखो, जी से सही रहेगा। जी और h/2, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका v1 कितना आया? v1 है अंडर रूट जी एच, राइट। ये पॉइंट्स को नाम दे दो, पोटेंशियल एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी ए, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ठीक है। इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं। अभी एट हम्म एट पॉइंट बी आपका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh/2। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा? mgh/2। समझ गए ना कैसे? v1 को पुट कर दो, और हमारा v2 कितना है? अंडर रूट 2gh, है ना। 2a से आ गया 2gh। तो उस हिसाब से एट पॉइंट सी क्या हो जाएगा? एट सी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है? 0, mgh 0 है। और काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी? हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम वी टू का स्क्वायर, और ये आपका कितना आ जाएगा? mgh। तो अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस, या प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी, और ये सारा इक्वल किसका है? एम जी एच। और ये हमारा क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, है ना। तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, राइट। देखो अब ये अगला क्वेश्चन क्या है? अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। सबसे पहले इट हैज ओनली द काइनेटिक एनर्जी। भाई देखो, ये पेंडुलम है आपका,
इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाता हूँ। और अगर पेंडुलम है, यहाँ से ऐसे करते करते यहाँ तक आएगा। एक इसकी यहाँ पे मेन पोजीशन होगी, एक यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एच डिस्टेंस ऊपर तक भी तो जाता ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास स्पीड भी है जब बीच में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी, दोनों चीजें हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इट हैज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है? ये होती है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ के बिल्कुल एंड एंड वाले पॉइंट्स है ना, बिल्कुल एंड वाले, वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन होती है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वो बिल्कुल रुक जाता होता है ना, ध्यान दो। पेंडुलम ऐसा गया, वहां पे रुका, फिर नीचे आया, फिर वहां पे रुका, फिर नीचे, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होता है बीच वाला, जिसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सबसे ज्यादा है, यहाँ पे तो उसकी जीरो हो गया, तो सबसे कम होगी। सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये वाला करेक्ट है। ये देखो, a stone of mass 500 gram is thrown vertically upwards with a velocity of इतना, calculate the potential energy at its greatest height। भाई देखो, यहाँ पे वही बात है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो अगर ऐसी जगह बनाए हम ए और बी, बी है इसका मैक्सिमम, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल, ये कुछ है, ठीक है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे एट बी, है जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट ए है आपकी जीरो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी ए पे कुछ है। तो क्योंकि ये रूल है, अभी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, तो क्या होगा? बस देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये है जीरो और ये है जीरो, क्योंकि वो मैक्सिमम पे है बी, तो वहां पे जीरो हो जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो टेंशन एनर्जी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी है? कितनी है आपकी नीचे काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ, 2 मिनट, ये कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर 15 × 15 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। और ये आपका कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी एट ए था ये कितना आ जाएगा आपका? अगर कैलकुलेट करोगे 56.25, 56.25 जूल, राइट। ये आपका इतना आ जाएगा। अभी अगला क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अभी यहाँ से आपने ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अब नीचे आएगा, वो सेम ही चीज फॉलो हो रही है ना, पहले ऊपर को जा रहा था, अभी नीचे को आ रहा है। अब बिल्कुल जब नीचे आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर से जीरो, और काइनेटिक एनर्जी आपकी फिर से उतनी ही जितनी पहले थी स्टार्टिंग में। कितना? 56.25 काइनेटिक एनर्जी। तीसरा क्या है? द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और वो अभी हमने देखा कितनी है, 56.25, है ना। एक भी एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी कर लो। जैसे सबसे नीचे क्या था? किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, नीचे में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, किनेटिक एनर्जी हमारी ये थी, तो टोटल एनर्जी आपकी उतनी रहेगी। व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट? मैकेनिकल एनर्जी आपकी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट, जो मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा था। तो देखो, द डायग्राम बिलो shows a ski jump, a skier weighing 60 kg stands at the top
of ski jump he moves from A and take off for his jump at B. Calculate the change in gravitational potential energy. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना जा रहा है, इसका m कितना है, स्फीयर mg, अच्छा इन्होंने वेट बता दिया 60, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, mgh होता है। तो ए पार्ट आपका क्या है, mgh कितना है पहले 75 माइनस mgh कितना है बाद में 15, तो कितना आ गया mg इंटू 50, और mg वो पहले ही बता चुके हैं, mg कितना था, mg कितना 60 kgf इंटू 50 मीटर्स, राइट, 60 इंटू 50, और वो आप बाद में जूल में कन्वर्ट कर लेना। अभी दूसरा क्या है, if 75% of the energy in part A becomes kinetic energy at B, calculate the speed at which the skier arrives at B। अभी देखो, जो पहले आपका था वो अगर आप जूल में करोगे तो फिर 75 50 नहीं 60 बन जाएगा, तो बन जाएगा 60, 60 इंटू 60 आ जाएगा, ठीक है, 3600, और उसको अगर आप इसमें करोगे जूल में करोगे तो 3.6 × 10⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो भी बी पार्ट है, बी पार्ट क्या बोल रहा है, 75% ऑफ द इनिशियल एनर्जी आपकी किनेटिक एनर्जी बनी है, तो 75/100 इंटू 3.6, इसको 2 में नीचे ही करते हैं, यहाँ पे करते हैं 75/100 इंटू, यार इंटू क्या है 3 इंटू 3.6 इंटू 1 2 3 4, ये आपकी किनेटिक एनर्जी बनी है, तो ½ mv², m है आपका 60, m को 60 पुट करो, और v आपका आ जाएगा यहाँ से, राइट, सारा कुछ कर करके, तो आपको 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ गए ना कैसे कर। देखो अगला क्या है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is at a height of 50 meter above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt। देखो तो x अमाउंट इंटू 40% हमारा कितना आ रहा है 1 मेगावाट, ठीक है। अगर आपका तो 50 मीटर हाइट से आपका पानी एक टरबाइन के ऊपर लगेगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या है 40%, और आपको 1 मेगावाट की एनर्जी मिलेगी। तो आपका जो भी एनर्जी वो वाटर ने प्रोवाइड करा था उसका 40% एनर्जी जो होगा वो ही आपका 1 मेगावाट होगा, राइट। तो पहले हम देखेंगे उसने प्रोवाइड कितना करा था, तो एक्स आपका कितना आ जाएगा 100/40, सॉरी 100/40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगावाट, है ना, पावर एफिशिएंसी इतनी थी। और अगला क्या है, ज्यूमिंग इन ओवरऑल ईच सेकंड, तो 1 सेकंड में इतना था, राइट, और हमने क्या करना था भी कितना मास है, तो ये कितना है आपका एक्स आप कितना आएगा पावर था ईच सेकंड, और ये कितना है mgh/सेकंड, ठीक है। तो 100/40 इंटू 10⁻³ और m है, और आपका g कितना है 10, ये एक गया, एक गया, एक एक, ठीक है, और आपका m कितना आ गया 1000, 1000 बाय, सॉरी जी, और यहाँ पे एच भी था आपका, था कितना 50 मीटर, और आपका m कितना आ जाएगा 5000 kg।
मेरे हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ चीज़ गलत हुई है। और सॉरी, मैग आया तो 10 to the power 6 होगा, राइट। मैग 10 to the power 6, इसलिए आपका एम आ जाएगा 5000 kg। समझ गए ना? एम आपका आ जाएगा 5000 kg। तो बस भाई, ऐसा ही था। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। आप इसको दोबारा भी ट्राई कर लेना, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ऑलराइट।